So, hello everyone. Today we will start with our new chapter, that is carbon and its compounds. So, in this chapter we generally talk about the element carbon. तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है कार्बन बेस्ड है. तो कार्बन विच इज एन एलिमेंट with atomic number 6. एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एंड मास नंबर और वी कैन से एटॉमिक मास इज 12 एंड मास को रिप्रेजेंट करते हैं E के साथ. ठीक है. अब जनरली अगर हम इस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 6 है कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दैट इज 1s2 2s2 2p2. तो आउटर शेल की बात करें तो सेकेंड शेल जिसमें 2 + 2 दैट मीन्स 4. तो इट मीन्स कार्बन जिसकी वैलेंसी होगी 4. तो मतलब कार्बन जो है वो फर्दर 4 बॉन्ड्स बना सकता है आइदर विद इट्स ओन कार्बन और विद अदर एलिमेंट. तो यहां से हमें ये क्लियर हुआ कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी है हाईएस्ट नंबर जो कॉन्फ़िगरेशन का चल रहा होता है वो हमें ये प्रिडिक्ट करता है इसका पीरियड. तो दैट मीन्स कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड ब्लॉक इज पी. पी ब्लॉक क्यों? क्योंकि आउटर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में पी सबशेल में आ रहा है. तो यहां से इसका ब्लॉक कौन सा हो गया? पी. देन ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप नंबर कौन सा. हाँ से अभी प्रिडिक्ट किया कि जो कार्बन है दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप सॉरी ब्लॉक पी. ब्लॉक पी है. ब्लॉक पी के लिए ग्रुप नंबर कैसे हम लोग चेक करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ns एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Np, इन दोनों का सम +10. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो आउटर शेल के वैलेंस s के कितने हैं? 2. एंड p के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी तो यहां से बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से s के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे 2 है और p के भी 2 है. तो मतलब 2 + 2 प्लस 10 दैट शुड बी इक्वल्स टू 40. तो इट मींस कार्बन जो है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 40. तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 है, पीरियड 2 है, ब्लॉक p है, group 14 है, and carbon is the element which is present in abundant in the nature. Carbon in the form of carbon dioxide in the atmosphere and minerals के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है. ठीक है. तो यहीं से नेक्स्ट जो आती है जो कार्बन है उसकी कुछ 2 यूनिक प्रॉपर्टीज. यूनिक मतलब कुछ खास प्रॉपर्टीज. तो वो यूनिक प्रॉपर्टीज में एक तो आती है कैटिनेशन and second one is tetravalency. अब कैटिनेशन सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन के बारे में बात करें तो कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग मतलब कार्बन जो है वो खुद के साथ भी बॉन्ड बनाता है आइदर इट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. तो कैटिनेशन हो गई हमारी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. तो हमने अभी बोला जो कार्बन है वो अदर कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है एंड अदर कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है एंड कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. अब इन्हीं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को फर्दर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. चलो
दिस इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके केस में जो बॉन्ड्स है वो सारे क्या है, सिंगल। इस कार्बन के केस में एक क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जहां सिंगल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं एल्कीन्स। जहां बात आ गई डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन्स, एंड जहां बात आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज एल्काइंस। एंड इनके जर्नल फॉर्मूलाज की बात करें तो एल्कीन्स का होता है CnH2n+2। एल्कीन्स की बात करें तो CnH2n। एल्काइंस की बात करें तो CnH2n-2। ठीक है, अब यहां से एक चीज और अराइज होती है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड, एंड जहां डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है दे आर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्वेबल होते हैं, बट जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते, दे लेफ्ट सम रेजिड्यूज और इम्प्योरिटीज। अगर इनके हीटिंग के भी हाफ पे बात करें, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, एंड अनसैचुरेटेड के भी हाफ पे बात करें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जब बर्न करते हैं तो वो ब्लैक कलर के फ्यूम्स रिलीज करते हैं, ब्लैक धुआं रिलीज करते हैं। ठीक है, और वहीं से हमें पता चल जाता है कि जो ये कंपाउंड्स है अनसैचुरेटेड है। ऐसा क्यों होता है, अनसैचुरेटेड के केस में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की जब ब्रेकेज होती है, जब वो बॉन्ड टूटते हैं, दे रिलीज सम ब्लैक फ्यूम्स। ठीक है, देन ठीक है, अब टेट्रावेलेंसी की बात करें तो अभी हमने लास्ट में डिस्कस करा था कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी मीन कंबाइनिंग कैपेसिटी, बॉन्ड्स बनाने, कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहां से हमने ये क्लियर किया कि जो कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसी है। टेट्रावेलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन खुद के साथ और अदर एटम्स के साथ भी 4 बॉन्ड बना सकते, लाइक दिस हाइड्रोजन्स, एंड ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ इट विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो इट मींस कि टेट्रावेलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन हैविंग पावर ऑफ मेकिंग 4 बॉन्ड्स विद अदर एटम्स एज वेल। ओके, सो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कार्बन है वो कभी भी C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता। पॉजिटिव मतलब अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता, और नेगेटिव का मतलब है कि वो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। ऐसा क्यों होता है कि जो कार्बन है दे ऑलवेज प्रेफर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो हमारा म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। दैट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा, दैट नीड्स अ लॉट एंड लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्यों वो एनर्जी एक वेस्ट फॉर्म में होती है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो कार्बन है वो हमेशा प्रेफर करता है कि वो अदर एटम के साथ अपनी म्यूचुअल शेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड बने। ठीक है, एंड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल बॉन्ड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये कार्बन कार्बन का साइज छोटा है, साइज छोटा है, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहां से अब हमारी कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती हैं, दैट इज एलोट्रॉप्स। नो, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, graphite, diamond, coal, charcoal, these all are the kind of carbons compound. ठीक है, ग्रेफाइट अलग है, डायमंड अलग है, कोल अलग है, चारकोल अलग है, ऐसा क्या है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि जिनकी
same chemical properties but different physical properties. So allotrope is a property in which the compounds were having the same chemical properties but different physical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो मतलब हर रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट क्या हो रही है, कार्बन, कार्बन की रिएक्शंस हो रही है. बट फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, सो लेट अस टेक जस्ट एन एग्जांपल ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड विच इज अ शाइनी, ग्रेफाइट भी शाइनी है बट नॉट दैट लाइक एज मच एज डायमंड. ठीक है, जो डायमंड है वो हार्ड सब्सटेंस होता है बट ग्रेफाइट तो इजीली ब्रेक हो जाता है. बट डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के कंपाउंड्स हैं. ठीक है, ऐसे कोल चारकोल की बात करते हैं. कोल चारकोल डायमंड ग्रेफाइट दीज ऑल आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. अब जो एलोट्रॉप्स हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. वन इज amorphous, another one is crystalline. So now what is the difference between the amorphous and crystalline? Sugar crystal. अब शुगर क्रिस्टल की बात करें तो एक उसकी क्या है, डेफिनाइट अरेंजमेंट है. क्रिस्टल की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होएगा शुगर का, कुछ इस तरह से. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है वो कंपाउंड्स जिनकी एक अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में अरेंज्ड. बट एमरफस मतलब उनके कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है. तो मतलब एमरफस के केस में जो पार्टिकल्स हैं आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ज्योमेट्री. बट क्रिस्टलाइन के केस में उनकी क्या है, एक प्रॉपर ज्योमेट्री, प्रॉपर अरेंजमेंट है. सो हमारे जो डायमंड ग्रेफाइट हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. सो एमरफस के केस में एग्जांपल आ जाएगी कोल, चारकोल, कोक एटसेट्रा. एंड क्रिस्टलाइन के केस में आ जाएगी हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट एंड fullerene. So it means these all compounds, these all substances are the form of carbon, but they are distinguished between two types. One is amorphous, another one is crystalline. ठीक है, सो अभी क्रिस्टलाइन की बात करते हैं. डायमंड, ग्रेफाइट, इन सब के साथ हम लोग फैमिलियर हैं. डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, शाइनी होता है. ठीक है, एंड इधर कोल, चारकोल, कोक, इन सब टर्म्स के साथ भी हम लोग क्या है, फैमिलियर है. तो वन बाय वन हम ये टर्म्स को डिस्कस करेंगे एंड देन दिस टर्म्स को डिस्कस. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डायमंड. डायमंड विच इज अंडर क्रिस्टलाइन. तो मतलब डायमंड की भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है. तो जो डायमंड है, डायमंड के केस में जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है दे आर फर्दर कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स. इस तरह से अरेंज होते हैं एंड इस अरेंजमेंट को कहते हैं टेट्राहेड्रल. एंड ये चेन आगे जो है एक्सटेंड हो जाती है लाइक दिस.
like this. These chains are further extended. ठीक है, तो एक कार्बन एटम हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा विद अनदर कार्बन एटम्स, जिस अरेंजमेंट को कहा जाता है टेट्राहेड्रन. एंड एक कार्बन के साथ जितने भी कार्बन एटम्स लगे हैं दे आर सिंगल बॉन्डेड, सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो जिसके कारण उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp. तो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे बट सिंपल सा बताती हूँ. हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. एंड बेसिकली तुम्हें 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा. वन इज sp3, sp2, sp. sp3 जिसमें सारे बॉन्ड्स जो होंगे सिंगल. sp2 there must be at least one double, and in case of sp there must be one ट्रिपल बॉन्ड. sp2 के केसेस में आगे की जैसे कार्बन एटम के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है देन आल्सो इट कम्स अंडर sp2. कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब भी sp2. कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब भी sp2. तो ऐसी sp का अनदर एग्जांपल होता है कि अगर सेंट्रल एटम दोनों साइड डबल बॉन्ड बनाए तो इस एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या हो जाएगी sp. तो इसी हिसाब से sp3 का मतलब है जहां पे सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं. तो ऐसे ही डायमंड के केस में भी हमारी जो अरेंजमेंट है दैट इंक्लूड्स ऑल द सिंगल बॉन्ड्स, तो जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो मेनली हम ज्वेलरीज में डायमंड यूज करते हैं आर दे नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियल. तो हम लोग ज्यादा प्रेफर आर्टिफिशियल डायमंड्स को क्यों करते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल. क्या होता है जो नेचुरली अकरिंग डायमंड्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो पुअर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. तो उनको क्या होता है कि एक जगह से एक्सट्रैक्ट करके देन दे हैव टू सेंड टू द बाय ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्रीज जाते हैं, वहां पे उनको कटिंग की जाती है, उनकी पॉलिश की जाती है, देन उनको एक अच्छी गुड क्वालिटी का क्रिएट किया जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाती है. इसी रीजन के कारण हम जो ज्वेलरीज में डायमंड यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल डायमंड. क्लियर. देन जो डायमंड है वो हार्ड सब्सटेंस है जिसको ज्वेलरीज में यूज किया जाता है, ग्लास कटिंग के लिए यूज किया जाता है, ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है. ऐसे इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस रहते हैं. और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है दैट शुड बी अराउंड 3600 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसके साथ साथ अब हम लोग जो डायमंड है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विच इज अ फर्दर कंपाउंड ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट के साथ भी सारे फैमिलियर है. पेंसिल लेड, पेंसिल लेड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारी जो पेंसिल लेड बनी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है. बट दैट लेड इज नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, दैट शुड बी मिक्स्ड विद अ क्ले. क्ले के साथ मिक्स की जाता है उसको कि वो इजिली ब्रेक ना हो जाए इसी कारण. ठीक है. अब ग्रेफाइट के अरेंजमेंट की बात करें तो उसमें हेक्सागोनल रिंग्स जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. कुछ ऐसे जो है ग्रेफाइट के केस में लेयरिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसके कारण जो ग्रेफाइट की हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं. इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती है, दैट इज वीक वेंडरवॉल फोर्सेस. वीक फोर्सेस होने के कारण जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं. एंड यहां से एक और चीज अराइज होती है कि जो ये कार्बन एटम होएगा, एक कार्बन एटम इस रिंग्स में 3 बॉन्ड बनाता है. 3 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया जो कि इन्वॉल्व नहीं हो रहा बॉन्डिंग में. एंड यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और कंडक्टिविटी के लिए. सो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है why graphite are the good conductors of heat and electricity. And this heat and electricity का कारण क्या है कि they are having one
free electron. One free electron which is one free electron, that means which is responsible for conductivity. ये conductivity के लिए है. So that means graphite is the good conductor of electricity. So now the next question arises कि जो graphite है वो भी lustrous होता है या shiny होता है? जी हाँ, जो graphite है that is also having a metallic lustrous, but not like as that much as of diamond. ठीक है. आफ्टर दैट जो ग्रेफाइट है दैट इज वन ऑफ द थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कंपाउंड ऑफ कार्बन. ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है. क्लियर. एंड ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं अपना पेंसिल लेड बनाने के लिए, एज अ लुब्रिकेंट के लिए यूज करते हैं, देन बैटरीज में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स में यूज किया जाता है. सो ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पर्पसेस रहते हैं ग्रेफाइट को यूज करते. ठीक है. देन इसके बाद नेक्स्ट एमरफस की टाइप आ जाती है, सॉरी क्रिस्टलाइन की नेक्स्ट टाइप दैट इज फुलरेन. फुलरेन जिसका जर्नल फॉर्मूला रहता है C2, जो N रहता है दैट इज इन बिटवीन 30 to 48. एंड जो फुलरेन होता है दैट इज इन द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो सेंटर से होलो होता है. इसके बीच में भी जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो हेक्सागोनली एंड पेंटागन्स की फॉर्म में अरेंज किए गए, कुछ इस तरह से हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स. सो दिस फुटबॉल कंटेन्स 20 that it contains mixture of hexagons and pentagons. So that means this mixture contain 20 hexagons and 12 pentagons. ठीक है. इसमें ये रहे. तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा नोन है दैट इज C60, दैट इज बकमिस्टर. Buckminster filtering, and other one is C70, that is rugby ball. ये इनके नाम है. ठीक है. एंड अगर जनरली हम लोग फुलरेन्स की बात करें तो फुलरेन्स को यूज किया जाता है हमारे पास कॉस्मेटिक्स में, देन नैनो कार्बन ट्यूब्स में, नैनो पार्टिकल्स में. इस तरह से इसको डिफरेंट डिफरेंटली इसके यूजेस किए जाते हैं. और जनरली इट कंटेन्स 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स. पेंटागन्स मतलब कोई ऐसा कार्बन एटम है जो एटलीस्ट 3 बॉन्ड बनाएगा एंड जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाती है. एंड रिसेंट स्टडीज के हिसाब से फुलरेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. सो यहाँ से ये भी क्वेश्चन राइज करता है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन और विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन, दैट इज फुलरेन. एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल की बात करें दैट इज ग्रेफाइट. सो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे अमरफस कार्बन दैट वी शुड डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास.